नमस्कार। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। हमारे देश के मशहूर शायर बशीर बद्र साहब का ये शेर बयां करता है कि बचपन को संवारने और सहेजने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हमारे समाज में विद्यमान एक ऐसी सामाजिक कुरीति है, बाल विवाह, जो कि बचपन को ख़त्म कर रही है। बाल विवाह बच्चों से उनका भविष्य छीन लेता है। हम बात करें अगर आंकड़ों की, तो यूनिसेफ के आंकड़े कहते हैं कि हर साल 10 में से 2 लड़कियों की स्कूली शिक्षा छूट जाती है बाल विवाह के कारण। और दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं कम उम्र में मां बनने के कारण। मां और नवजात की मृत्यु के भी बहुत सारे मामले बढ़ जाते हैं बाल विवाह के कारण। हमारे देश में कानूनी प्रावधान भी मौजूद हैं, बावजूद इसके आखिर क्यों बाल विवाह हमारे समाज से खत्म नहीं हो रहा? हम भारत को कैसे बाल विवाह मुक्त भारत बनाएं? बच्चों को कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का वातावरण मिले? क्या कुछ प्रयास किए जाएं ताकि हम पहले पढ़ाई और फिर विदाई पर ध्यान दें, तो शायद बचपन संवार सकते हैं, बचपन सहेज सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी विषय के इर्द गिर्द हम बातचीत करेंगे ताकि भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की ओर आगे ले जाने के प्रयास में शामिल हो सकें। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच मौजूद हैं दो विशेषज्ञ। आपसे उनको रूबरू कराते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रेणुका पामेचा मैम। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दर्शकों को बताना चाहेंगे डॉक्टर रेणुका पामेचा पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा समय से महिला अधिकारों के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए पूरे देश में काम कर रही हैं। देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कई कानूनों की आप प्रेरणा स्रोत रही हैं। बहुत सारे जनहित याचिकाएं इन्होंने लगाई हैं और आज भी महिलाओं के लिए पुनर्वास के और स्वावलंबन के अनेकों काम कर रही हैं। डॉक्टर रेणुका पामेचा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर विभा चतुर्वेदी शर्मा। विभा चतुर्वेदी हमारे प्रदेश की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं और लेप्रोस्कोपी सर्जन भी हैं। आप भी लंबे समय से इस फील्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर विभा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, दोनों विशेषज्ञ अलग अलग फील्ड के हैं। हम 2 पहलुओं पर बात करेंगे प्रोग्राम में। एक पहलू है सामाजिक परिप्रेक्ष्य और कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या है, जिसको जानने की कोशिश करेंगे ताकि बाल विवाह की जो चुनौतियां हैं वो हम समझ सकें। दूसरा पहलू है स्वास्थ्य संबंधी खतरे, वो कौन कौन से हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रेणुका पामेचा जी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले कुछ आंकड़े मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी और आपको भी बताना चाहूंगी ताकि हम एक सही दिशा में अपने विचार विमर्श को हम आगे बढ़ा सकें। यूनिसेफ के अनुसार भारत में अनुमानित तौर पर हर साल 18 से कम उम्र की लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी होती है। और ये जो आंकड़ा है, इसके कारण पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बाल वधुएं हमारे भारत में हैं। दूसरा आंकड़ा ये है कि विश्व की कुल संख्या का ये तीसरा भाग है, जो कि बेहद चिंतनीय बात है। 15 से 19 साल की लगभग 16% लड़कियां शादीशुदा हैं, ये यूनिसेफ के आंकड़े कहते हैं। डॉक्टर रेणुका पामेचा मैम, आपसे बातचीत शुरू करना चाहूंगी कि हमारे भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम भी है, कानूनी प्रावधान बहुत सशक्त है, बावजूद इसके ये स्थिति समाज में बहुत भयानक है, चिंतनीय है। आपसे हम इस पर आपका नजरिया लेना चाहेंगे। देखिए, एक तो ये है कि सिर्फ कानून से बदलाव नहीं आता है, समाज में जमकर काम करना होता है और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से जरूरी होती है। कानून 1929 में सबसे पहले बना था, शारदा एक्ट, तो अब उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो था अंकुश, बाल विवाह पर अंकुश लगाने का कानून था। जब 2006 में नया कानून बना, क्योंकि ये महसूस हुआ कि संख्या बढ़ती जा रही है, काम हो नहीं रहा है, तो उस कानून की एक नई रूपरेखा बनाई गई और वो कानून बन करके तैयार हुआ और 2007 में वो पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन उसके नियम 2018 में जाकर के बने और उसमें कौन जिम्मेदार होगा, कौन अधिकारी होगा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई। जो कानून की मुख्य बात, मैं 3 बातों से इसको जोड़ती हूँ कि रोकथाम होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और अपराधियों को सजा होनी चाहिए। और ये सजा माता पिता को भी है, ये सजा समाज को भी है, ये सजा जो उस विवाह में शामिल होते हैं उसको भी है। पहले हम 15 साल तक की उम्र को मानते थे, 1978 में उसको 18 साल किया गया कि 18 से कम उम्र की लड़की है तो वो नाबालिग है,
और 21 साल से कम उम्र का लड़का है तो वो नाबालिग जी। है। तो उम्र को भी थोड़ा बीच में बदलाव किया गया, लेकिन अभी भी कुछ पर्सनल लॉज हैं, व्यक्तिगत कानून अलग अलग धर्मों के, उसमें उम्र को लेकर के काफ़ी सारी समस्याएं हैं और वो पॉक्सो कानून के समय भी समझ में आई थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 18 और 21 साल की उम्र में, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी हुआ है रिसेंट, उसमें भी उन्होंने माना है कि 25% से 30% तक बाल विवाह हो रहे हैं। तो अब आप 30% आज भी बाल विवाह है, तो इसका मतलब लड़कियों का विकास, लड़कों का विकास, लड़कियों की शिक्षा, ये सब कुछ रुक चुके हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाल विवाह की सारी जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट और निषेध अधिकारी पर है, बाल विवाह प्रोटेक्शन ऑफिसर पर। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अलग से बाल विवाह निषेध अधिकारी अपॉइंट ही नहीं करते हैं। हमारे पास जो बने बनाए खांचे हैं, जिसमें खास तौर से तहसीलदार, जिसको जमीन के मामलों से ही फुर्सत नहीं है, तो बाल विवाह को रोकने के लिए जो उन्हें काम करना है, पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, सारी गांव का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, तो वो सारे प्रोविजन कानून में लिखे हुए हैं, लेकिन वो करने की जरूरत है और उसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। कहने का मतलब ये कि कानून अपनी जगह है, कानूनी प्रावधान अपनी जगह है, व्यवस्था भी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की जो चुनौतियां हैं उनको समझने और उन पर काम करने की जरूरत है। मैं 3-4 बातें केवल बताना चाहती हूँ कि इसको रोकने के लिए जो बाल विवाह, कौन से बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य हो गए, साफ लिखा है, जबरदस्ती किया है, दबाव में किया है, जो भी कुछ है। न्यायालय की शक्ति को भी खूब डिटेल में लिखा गया है, लेकिन न्यायालय में जाने के लिए तो आप जब 18 साल के हो तब आप बाल विवाह को शून्य करा सकते हैं। मेरा हमेशा एक सवाल रहा है कि जब बाल विवाह एक अपराध है तो बाल विवाह को हमने मान्यता क्यों दी? उसे तो उसी समय शून्य हो जाना चाहिए। उसको शून्य कराने के लिए 18 और 20 साल की उम्र में, 20 साल अगर निकल गए तो फिर उसके लिए तो आपको डाइवोर्स पिटीशन में ही जाना पड़ेगा, शून्य नहीं होगा। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया में हमने कमियां छोड़ दी, उसको हमेशा संशोधन की गुंजाइश रहती है और वो होना चाहिए। बाल विवाह की सूचना पूरी डिटेल में होनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अखबारों में अभी जैसे अक्षय तृतीया पर बहुत बाल विवाह होते हैं, तो हमारे अखबार के पूरे पन्नों में ये सूचनाएं हो जानी चाहिए कि अपराध है, ये नहीं होना चाहिए। और ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार क्योंकि प्रचार प्रसार पे बहुत खर्च करती है तो उसकी भी जिम्मेदारी है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, चाहे वो 1098 जो भी है जिस पर आप बात कर सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध जो अधिकारी है, निषेध अधिकारी, जिसको प्रोटेक्शन, उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसका खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए हर ब्लॉक में। लेकिन वो किन किन की मीटिंग्स ले रहे हैं, टीचर्स भी उसमें शामिल होने चाहिए, सरपंच शामिल होने चाहिए, अगर नगर परिषद और नगर पालिका है तो उनके अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए, हेड मास्टर हैं स्कूल के तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो जब तक हम इन सबको शामिल करके कि आप सबकी जिम्मेदारी है और हर नागरिक की जिम्मेदारी है, बिल्कुल नागरिक को अगर लगता है कि कहीं भी अगर बाल विवाह हो रहा है तो वो कलेक्टर को तुरंत सूचना दे सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात डॉक्टर रेणुका आप कह रही हैं कि कानूनी प्रावधान बहुत सशक्त है, देखा जाए तो कानून सशक्त है, इम्प्लीमेंटेशन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपसे हम सामाजिक और जो कानूनी परिप्रेक्ष्य है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर विभा भी हमारे बीच मौजूद हैं और डॉक्टर रेणुका पामेचा ने जैसा कहा कि बाल विवाह आखा तीज पर अक्सर हम देखते हैं कि कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी होते हैं। इसका दूसरा पहलू स्वास्थ्य है। बाल विवाह हुआ है, आज भी हम देखते हैं कम उम्र में माँ बन जाती हैं किशोरियां और उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। डॉक्टर विभा, आप भी काफ़ी लंबे अरसे से आप काम कर रही हैं, किस किस तरह के जो खतरे हैं स्वास्थ्य के वो किशोरियों को झेलने पड़ते हैं, खासकर कम उम्र में प्रेगनेंसी या माँ बनने के दौरान? इसमें मैं 3 एस्पेक्ट पे बात करूंगी। पहला मेंटल, मानसिक, दूसरा शारीरिक और तीसरा नेक्स्ट जनरेशन को वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं, अपने बच्चे हो रहे हैं उनको वो किस तरह की नई जनरेशन तैयार कर रही हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं बाल विवाह के कारण। मानसिक ये है कि वो तो अभी बच्ची है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, ना तो सांसारिक ज्ञान है, ना ही उसको सोशल कैसे किससे क्या इंटरेक्ट करना है कि ज्ञान नहीं होता है। तो जब वो शादी करके घर आती हैं तो उनका मेंटल लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस बच्चे जैसी होती है, बच्ची हैं तो फिर वो वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो उसको
दुनिया भर के ताने सुनने पड़ते हैं, और इसके कारण से उसको एक डोमेस्टिक वायलेंस जो बहुत कॉमन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अब इसके चलते उन बच्चियों में एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत होता है, उनकी खुद की सेइंग घर में नहीं होती है, उनको एक घर का बस एक मेंबर बनाया जाता है कि तुम्हें खाना बनाना है, घर साफ करना है, ये सब कामों के लिए उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अदरवाइज उनकी सेइंग कुछ नहीं होती है, बिकॉज देयर इज नो एजुकेशन। सो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया तो उनको अपनी आवाज़ उठाने का, अपने राइट्स पता ही नहीं होते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसी से समझ के गुजार लेती हैं कि यही शायद मेरी डेस्टिनी है। बिल्कुल। सेकेंड पार्ट, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आप देखिए आजकल प्यूबर्टी 9-10 साल पे आ जाती है। बिल्कुल। अगर शादी 9-10 साल पे हुई है और इंटरकोर्स होता है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब देखिए इतनी छोटी उम्र में आपकी हाइट भी नहीं गेन हुई होती है, उस प्रेगनेंसी को मेंटली इमोशनली भी आप उतने किसी भी तरह से मैच्योर नहीं होते। आजकल वो अपने पीरियड्स नहीं हैंडल कर पा रही है, प्रेगनेंसी कैसे हैंडल करेंगी। सो 12-13 साल पे अगर वो प्रेग्नेंट हुई हैं मान के चलिए, तो उनका बोन का जो डेवलपमेंट है वो अभी हुआ ही नहीं है, और अंदर बेबी एक पल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक तो खाना पीना उनका बहुत पुअर होता है। यूजुअली ये जो इस तरह के बाल विवाह देखे जाते हैं एजुकेटेड फैमिली और मिडिल क्लास में तो मैंने देखी नहीं है, बट हाँ लोअर सोशियो इकोनॉमिक में होते हैं, तो इनको लास्ट में खाना दिया जाता है। तो इनमें एनीमिया बहुत कॉमन है, बिल्कुल, मसल पावर नहीं होती, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, इन सब के चलते, प्लस बोन ग्रोथ नहीं हो रही है। अब आप सोचिए इसमें अगर वो एक बच्चे को बर्थ कर रही हैं तो वो बच्चा एक तो ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड भी होगा, प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस होंगे। दूसरा, अगर ये फुल टर्म डिलीवरी भी होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि बेबी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो नीचे से ही आना है। प्लस क्या इन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अप्रोचेबल नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट है कि घर में ही डिलीवरी कराना है। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में यूट्रस रप्चर वी हैव रिसीव्ड, मैंने जनाना से किया है अपना MS, वहाँ पे हमने कॉज ऑफ डेथ तो हमने रिसीव किया है। यंग बच्चियाँ, उनको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड बेबी तो मतलब रप्चर हो गया यूट्रस और बेबी इज इनसाइड द एब्डोमेन ओनली। सो इमरजेंसी करके चलो वो तो अप्रोच कर दिया तो वो बच गई, अदरवाइज अगर अप्रोचेबल नहीं है मेडिकल फैसिलिटी तो एक्सपायर ही होते हैं। यही वजह है शायद जो नवजात शिशु और जो कम उम्र में माँ बन रही है, माँ की मृत्यु दर जो है वो हमेशा जी बिल्कुल मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इज वेरी कॉमन, इवन इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ बेबी इज वेरी कॉमन इन दीज। जी बिल्कुल। बहुत अहम एक डेटा में यहाँ डॉक्टर रेणुका मैडम से जब बात हो रही है तो एक कुपोषण से जुड़ा एक डेटा है जो कि मैं दर्शकों से भी साझा करना चाहूंगी। ये डेटा इसलिए शेयर किया जा रहा है ताकि हम जागरूक बने, हम भारत की उस स्थिति से वाकिफ हों कि किस तरह से ये चुनौतीपूर्ण स्थितियां आज भी हमारे भारत में मौजूद हैं। ये डेटा है NFHS 5th रिपोर्ट का, और इस डेटा के अनुसार 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में कुपोषण जो है वो 18.7% है, और किशोरियों में ये कुपोषण 59% है। 59% कुपोषण को हम कैसे समझें डॉक्टर विभा, इसको भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि एक कुपोषित किशोरियां हैं अगर हम कहें तो 59%, और इनकी अर्ली मैरिज हो रही है तो कॉम्प्लिकेशंस तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बिल्कुल होंगे, जब भी एनीमिया होगा और प्रेगनेंसी हो रही है तो आपके ड्यूरिंग डिलीवरी एक्सेसिव ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, और पोस्टपार्टम हेमरेज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी है। सो एनीमिया सबसे कितनी छोटी सी चीज़ है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल इज लो। दूसरा, जैसे मैंने बताया प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, आपका खुद का मसल मास ही नहीं है, आप बेबी को कैसे ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की तरफ जाता है, बेबी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम भी चाहिए होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो बेबी भी वीक होता है, मदर भी वीक होती है, तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। कुपोषण बहुत बड़ा कॉज है मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी का। बहुत अहम जानकारी जी डॉक्टर। मैं 2-3 बातें और जोड़ना चाहती हूँ कि हम क्या कारण है बाल विवाह, जब हम ये सोचें। बिल्कुल, कानून है अपनी जगह, अधिकारी भी हैं, बाल कल्याण समिति भी है। सवाल ये है कि हमने लड़की को बोझ माना समाज में, मानसिकता, लड़की को बोझ, जो मानसिकता, यानी दहेज, हमको क्या है, चारों तरफ से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, लड़की को कन्या भ्रूण हत्या आज भी होती है, ये बच्ची बोझ है। फिर दहेज को लेकर के माता पिता को लगता है कि जल्दी से जल्दी एक साथ 4-7 भाई बहन हैं तो एक साथ निपटा दिया जाए, वो सारी चीजें रहती हैं। खर्चा कम होगा, सामूहिक रूप से विवाह हो जाएगा। तो ये जो हमने पूरी विवाह के साथ जो जोड़ दिया है उसको ठीक करने की जरूरत है। चूंकि मैं महिला सलाह सुरक्षा केंद्र में ऐसी नाबालिग महिलाओं को देख रही हूँ, तो वो उसमें जो नजर आ रहा है कि अवयस्क बलात्कार
की जो एक स्थितियां उभर रही है कि उस छोटी उम्र में वो बलात्कार की सारी क्योंकि बीएनएस भी आ गया है और बीएनएस में भी 18 वर्ष अगर है और उससे पहले अगर विवाह है तो वो बलात्कार की स्थिति में। तो आप एक तरफ उसे बलात्कार मान रहे हैं और एक तरफ आप उस समय शादी के साथ आप उसको जायज मान रहे हैं, और जब हम मैरिटल रेप की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये तो हम नहीं कर सकते हैं, विवाह गड़बड़ा जाएगा। तो ये सारी चीजों को मल्टीपल तरीके से सामाजिक व्यवस्था को देखना पड़ता है। तो लड़कियों को संपत्ति मान लिया कि उसको बोझ उतारना है, तो जब बोझ ही उतारना है तो फिर उसके स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा और उसके वेलबींग और उसके बचपन की चिंता कौन करेगा। बस तो इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे लड़कियों को, जैसा आपने बोला कि बोझ मान लिया है, पर कभी भी कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना तो पूरी फैमिली एक फीमेल डॉक्टर को ढूंढती है। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। कई बार जैसे फीमेल का बर्थ हुआ और हम लोग जब किसी को बताते हैं कि आपकी बिटिया हुई है तो वो बहुत सारी फैमिलीज में अजीब सा मुंह बन जाता है, पर एट द सेम टाइम हम लोग ये देखते हैं कि गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो हमें फीमेल डॉक्टर ही चाहिए होता है। बिल्कुल, ये हमारे समाज की वो कड़वी सच्चाई है। देखिए, दो महिलाएं हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं, एक सामाजिक क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से काम कर रही हैं, दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये भी फीमेल हैं। और जो सही बात आपने कही कि जब प्रॉब्लम आती है तो फीमेल डॉक्टर की ही जरूरत है। मैं एक और आंकड़ा सजग करने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये डेटा है बालिका विवाह का। भारत में बालिका विवाह की जो स्थिति है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक एनालिसिस है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। 1992 से 93 में जो बालिका विवाह का परसेंटेज था वो था 54.2%, और ये 2019-21 में हम सिर्फ घटा पाए हैं 23.3%, यानी अभी भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है बालिका विवाह का। डॉक्टर रेणुका पामेचा, आपसे जानना चाहेंगे कि बालिका विवाह के दौरान जो भी स्थितियां हम देख रहे हैं वो मौजूद है, लेकिन जो हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके साथ साथ हिंसा बहुत बड़ा इशू है। तो घरेलू हिंसा पर आप बहुत लंबा काम कर रही हैं, घरेलू हिंसा से किस तरह से उनका व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध हो जाता है? देखिए, हमने बच्ची को विकसित होने नहीं दिया, उसकी जानकारी का अभाव तो वो उसके पास रहेगा ही, और इसलिए वो उसको लगता है विवाह हो गया तो अब तो उसी घर में जैसे भी रखें उसी तरीके से रहना है। और इसलिए हजारों की संख्या में महिलाएं उस तरह की हिंसा झेल रही हैं जिसे आप सेक्सुअल वायलेंस कह सकते हो। जब वो इतनी जबरदस्त है, मतलब दूसरी तरह की वायलेंस तो है ही कि उसको फिजिकल वायलेंस झेलनी पड़ रही है, मानसिक झेलनी पड़ रही है, ये सब कुछ है। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम वादे करते हैं। जी बिल्कुल, हम बहुत सारी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं और उसमें हमने ये वादा किया हुआ है कि बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और जब बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है तो फिर आपने बाल विवाह करके उसको सारी तरह की वायलेंस के साथ उसको धकेल दिया हमने। बिल्कुल। तो ये कैसे हो सकता है? फिर उनके मानवाधिकारों की रक्षा, हम UDHR से मैं शुरू करती हूँ तो 4-5 सारे डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि बच्चियों की, और जब सीडो की मैं बात करती हूँ कि उनके साथ समानता का व्यवहार होगा, उनके साथ सुरक्षा की जाएगी। तो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन जब होता है तब इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। हर 4 साल में रिव्यू होता है और हमको जाके कहना पड़ता है कि हम बच्चियों की कोई हिंसा को रोकने के लिए ये कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं, उनके हेल्थ के लिए हम ये कर रहे हैं, रिव्यू करते हैं। और रिव्यू के बाद जब एनालिसिस होता है तब समझ में आता है कि हम वहीं के वहीं हैं। तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इसलिए 2010 तक हमने वादा किया था कि हम बाल विवाह बिल्कुल समाप्त कर देंगे। बिल्कुल, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वादा करके आते हैं। जी, और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। 1948 से हम UDHR से लेकर के जितने एग्रीमेंट हुए, 1979 में ये बना और 1979 में सीडो भी बना, हमने सिग्नेचर किया और हमने कहा कि ये सब नहीं होगा। तो और CRC को भी अभी 35 साल होने वाले हो गए हैं, 35 साल CRC को। तो अब हम वो सारी चीजें हैं, मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं, लेकिन महिला को मानव अधिकार मानने में हमको 1995 में जाके बीजिंग में कहते हैं कि महिला मानव है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। हम SDGs की बात करें डॉक्टर विभा, जैसे हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी प्लस जो चाइल्ड राइट्स हैं, वो ये शुरू के 5 जो SDGs हैं ये उनमें आता है और हेल्थ उसमें सेकंड नंबर पे आता है। हेल्थ को अचीव करने में कहा जा रहा है कि 2030 तक ये गोल्स हम अचीव कर लेंगे। तो जो हेल्थ की स्थितियां हम देख रहे हैं बच्चों के साथ, जैसे STIs एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कम उम्र की माओं को या इस तरह से देखना पड़ता है, इस पर आपका क्या कहना है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एक ये जरूर बोलेंगे कि अर्ली इंटरकोर्स
अपनी लाइफ में अर्ली इंटरकोर्स जिन फीमेल्स का होता है उनके HPV वायरस इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और वो कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का। तो जितनी अर्ली मैरिज होती है जिन फीमेल्स की, अगर हम हिस्ट्री लेते हैं, जैसे पेशेंट हमारे पास आए और उनके सर्वाइकल कैंसर हमें दिख रहा है, तो अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो अब मैं आपको बता सकती हूँ 80% जो फीमेल्स होती हैं उनकी बहुत अर्ली एज में इंटरकोर्स हो चुका होता है। सो इंटरकोर्स के थ्रू ये वायरस फैलता है, इसीलिए इन लोगों में सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इनमें ज़्यादा होती है क्योंकि एक तो जैसे मैंने बोला कुपोषण है, इम्यूनिटी लो होती है, तो इनके जो वेजाइनल इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या, लैक ऑफ एजुकेशन से मेंस्ट्रुअल हाइजीन काफ़ी पुअर होती है इनकी, प्लस क्या इनको जनरल हाइजीन का भी ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। उनको तो बस एक ऐसे माहौल में वो लोग रह रही हैं जो अपनी हेल्थ को ये प्रायोरिटाइज सोच भी नहीं सकती, फोर्सफुल एनवायरनमेंट में धकेला गया है, उनको ये सोच भी नहीं सकती कि उनकी हेल्थ भी कोई टॉप प्रायोरिटी पे आती है। इसी के साथ मैं कहूंगी इनके सेप्सिस भी बहुत ज्यादा होता है। सेप्सिस का कॉज होता है कि जैसे अबॉर्शन कराना है तो इनको अगेन मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आसपास कहीं क्वैक से या कोई एक्सपर्ट के पास जाके अबॉर्शन नहीं कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में इनके सेप्सिस की कंडीशन सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर जैसे मानो एनीमिया है, एनीमिया के कारण अगर डिलीवरी हो रही है तो उन पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हर तरह से दोहरी मार है एक, अगर बाल विवाह होता है किसी फीमेल का तो। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। डॉक्टर रेणुका पामेचा, आपसे जानना चाहेंगे, बाल विवाह मुक्त भारत बनाना ये हमारा सपना है। भारत सरकार ने अभी बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया है, उस पर ऑनलाइन कंप्लेन भी की जा सकती है, बहुत सारी हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं। क्या प्रयास होने चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कुछ बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आपको देना चाहती हूँ। और वो सुझाव मैंने ये नहीं कि मैं सबको लिखती भी हूँ ताकि उस पर काम हो सके। मुझे ऐसे लगता है सरपंच और BDO के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, और इस बात को एक्सेप्ट भी किया चीफ सेक्रेटरी से जब हमारी मुलाकात हुई तब। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, प्रचेता, सहायिका, पुलिस का जो थानाधिकारी है उस एरिया का, प्रधानाध्यापक, इन सबको जोड़ा जाए। इसमें बाल कल्याण अधिकारी भी है, जो बाल कल्याण अधिकारी जिला स्तर पर है, मैं इसको और भी लोकल लेवल पे ले जा रही हूँ, BDO के लेवल पर और नीचे ये सारा, पर उनको भी, उनके साथ भी होना चाहिए। लेकिन इस तरह की मीटिंग्स नहीं हो रही है। जिस टास्क फोर्स को होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। खास तौर से गांव में विवाह चुपचाप नहीं होता है, और वो विवाह का बकायदा सबको पता होता है कि किसके यहाँ बाल विवाह हो रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में मौजूद है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अगर हम वास्तव में मुक्त उसको चाहते हैं कि पंचायत कैसे रोका जाए। इसके अलावा मैं एक और जो बात, स्थानीय थाने पर ये सूचना होती है कि कहाँ विवाह हो रहा है और उसकी उम्र का सारी चीजें, प्रिंटिंग प्रेस की जवाबदेही, ये बीच में प्रश्न उठे थे बिल्कुल कि जब कार्ड छपता है तो आप उसमें उम्र पता होती है, आप हर चीज में, आधार कार्ड की हम बातें कर रहे हैं, हर चीज में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो छोटी उम्र की बच्ची का कार्ड कैसे छप रहा है, ये बच्चे का उम्र का कार्ड कैसे छप रहा है। मैरिज हॉल, स्कूल में मैरिज होती, गांव में आप सारी मैरिजेस स्कूलों में होती है, संडे के दिन होगी, पटवार भवन में होती है, या सरकार का जो सामुदायिक केंद्र होता है, तो आप वहां बाल विवाह को कैसे इजाजत दे रहे हैं। वो पूरा ग्रास रूट लेवल तक जाकर निगरानी करने की आवश्यकता है। वहां अगर हमें जाना पड़ेगा, जैसे शहरी क्षेत्र में आप नगर पालिका से बात कर सकते हैं, निगम के पार्षदों से बात कर, सबकी जवाबदेही है। मैं एक नागरिक हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सरकारी नौकर हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मास्टर हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं पटवारी हूं, मेरी जिम्मेदारी है। तो क्योंकि सामाजिक बुराई किसी एक के करने से नहीं होगा, एक कानून बनने से नहीं होगा, और इसलिए ये सारी जिम्मेदारियां हमको बांटनी पड़ेगी, तय करना, और उसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा जी। ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक हम इस सारे ढांचों को तैयार नहीं करते हैं तो हम कैसे रोकेंगे। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर रेणुका पामेचा, आपके जो सुझाव है बहुत अहम सुझाव है। हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि बाल विवाह से जुड़ी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1090 एक हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 181 है, 1098 है, इसके अलावा और भी हेल्पलाइन है जिनको आप अगर इस्तेमाल करेंगे किसी की मदद के लिए तो वो बहुत काम आएगी। 100 नंबर आप डायल कर सकते हैं, या बाल कल्याण अधिकारी हैं उनके पास आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा CPMO
जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है उनके पास जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है डॉक्टर रेणुका पामेचा ने कि ग्रास रूट लेवल तक जाकर आप कहीं भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और सबसे अहम जो बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल है उस पर जाकर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। जाते जाते विवाह संक्षेप में स्वास्थ्य के खतरों के बारे में हमारे दर्शकों से आप क्या कहेंगे ताकि बाल विवाह को रोकने के लिए वो आगे आए कि बाल विवाह ना करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर टाइम दिया जाए ग्रोथ के लिए, आपकी फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, एंड उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड मदर होगी किसी भी बच्चे की तो आप देखिए आप नेक्स्ट जनरेशन कितनी अच्छी प्रिपेयर होती है। एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मदर को एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें बजाय कि हम उसके शादी करके और एक तरह से छुटकारा पाने की कोशिश करें। हेल्थ के हिसाब से जैसे मैंने बताया मेंटली फिजिकली दोनों तरह से फीमेल सफ़र करती हैं। वो ही आपके समाज का हिस्सा है। किसी की बहन है, माँ है, तो आप बहन है या बेटी है तो उस हिसाब से आप उसको उतना ही लाड़ प्यार से रखिए जितना आप अपने घर के बेटे को रखते हैं। जी बिल्कुल। मैं केवल पॉजिटिव नोट से एक चीज खत्म करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, कुछ संस्थाएं इतना जबरदस्त काम कर रही हैं कि बाल विवाह के खिलाफ बेटियां खड़ी हो रही हैं जी। वो अपने गौने को भी नकार रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। बहुत और ये मैं अजमेर का खास तौर से उदाहरण देना चाहती हूँ जहां करीब 13 गांवों की 500 से ज्यादा बेटियों ने अपने बाल विवाह को नकारा। बहुत अहम और ये बहुत सारी संस्थाएं उसमें जो योग दे रही हैं, ऐसे ही जोधपुर में है, जयपुर में है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और भी जो जन संगठन और महिला संगठन सभी को आगे आने की और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने की। पॉजिटिव नोट से मैं ये बात कहना चाहती हूँ। डॉक्टर रेणुका पामेचा और डॉक्टर विभा आपने जो जानकारी साझा की है, जो पॉइंट्स आपने रखे हैं, जो सुझाव दिए वो बहुत अहम है हमारे दर्शकों के लिए और ऑडियंस के लिए। सबसे अहम निदा फाजली साहब का एक शेर है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो फिर हम जैसे हो जाएंगे। तो इस शेर के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बच्चों के सपनों को सजाएं, उनका बचपन संवारें और पहले पढ़ाई फिर विदाई के बारे में सोचें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम इजाजत लेंगे। नमस्कार।